Hello students, I welcome you all to the online class of CATG. Today we are studying electrochemistry. तो बच्चों कल हमने पढ़ाई किया था कि अगर किसी बैटरी का स्टैंडर्ड कंडीशन पर, किसी बैटरी का हो सकता है, किसी एक इलेक्ट्रोड का भी हो सकता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर हाफ सेल या फुल सेल का पोटेंशियल पता है और किसी दूसरे कंडीशन पर पोटेंशियल पता करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, ये इक्वेशन यूज करते हैं 0.06 बाय n फैक्टर। यहाँ पर 0.059 होता है, उसको हमने 0.06 कर लिया है। उसके बाद आता है log Q। Q क्या है? रिएक्शन कोशेंट है। n फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द सेल रिएक्शन। ई नोट सेल है स्टैंडर्ड कंडीशन पर पोटेंशियल, और ई सेल है जिस भी कंडीशन पर पोटेंशियल पूछा जाए उस कंडीशन का पोटेंशियल। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमें करना क्या होता है बच्चों, देखो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब में आपको एक सेल रिप्रेजेंट किया रहेगा। हो सकता है वो सेल एक एनोड हो सकता है वो सेल एक कैथोड हो, यानी कि हाफ सेल्स हो, या हो सकता है वो एक कंप्लीट बैटरी हो, कंप्लीट सेल हो। आपको करना सिर्फ ये होता है, इस पूरे इक्वेशन में ये आपको पता चल जाता है, NF आपको पता चल जाता है, सिर्फ Q का चक्कर होता है। Q निकाले क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Q निकालने का मतलब आपको पूरे रिएक्शन में, पूरे क्वेश्चंस में मेन रिएक्शन तक पहुंचना होता है, जो फाइनल रिएक्शन है। और फाइनल रिएक्शन तक पहुंचने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं लेना है, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर तो ध्यान देना ही नहीं आपको। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आप जो चाहें वो लेकर के बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि ई सेल कल हमने पढ़ा था स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलो इस इक्वेशन का एक नाम भी है, आज हम तुम्हें नाम बताते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। NERNST, नर्स्ट इक्वेशन इसका नाम है। ठीक है, कल हम लोग इसका यूज करना सीखे थे, आज इसका नाम भी सीख गए। चलो और कुछ क्वेश्चंस में हम लोग कुछ सिचुएशंस में इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ सेल। सेल क्या है? देखो सेल है Zn सॉलिड, Zn +2 0.01 मोलर। सॉल्ट ब्रिज है कॉपर +2 0.1 मोलर। और इसके बगल में देखो, अभी हमको थोड़ा सा जगह होता तो पूरे को इधर शिफ्ट कर देते, लेकिन ठीक है यहीं पे लिख देते हैं। इसके बगल में कॉपर सॉलिड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये तुम्हारा सेल का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। ठीक है, ये एक सेल है, इस सेल का हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन है E नॉट सेल इज इक्वल टू X वोल्ट एंड T इज इक्वल टू 298 केल्विन। ठीक है, अब इस सेल का पोटेंशियल तुम्हें कैलकुलेट करना है बच्चों। चलो किया जाए, कोशिश किया जाए कैलकुलेट करने का। सॉल्यूशन करना क्या है? हमें नर्स्ट इक्वेशन यूज करना है, ये वाला इक्वेशन यूज करना है। कैसे यूज करोगे देखोगे, ई सेल जो तुम्हें निकालना है, ई नॉट सेल कितना है? ई नॉट सेल है X वोल्ट माइनस 0.06 बाय n फैक्टर। n फैक्टर कितना है? बस n फैक्टर को जानने के लिए आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो रिएक्शन लिखते हैं। अब यहां पर हम राइट साइड में यहां से रिएक्शन लिखते हैं। तो बताओ एनोड का क्या रिएक्शन है? एनोड का रिएक्शन है Zn सॉलिड से बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया Zn +2 इलेक्ट्रॉन। एक्वस हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हमने बताया तुम्हें कि हर जगह एक्वस सोल्यूशन ही है। कैथोड का रिएक्शन है कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से बन गया कॉपर सॉलिड, और इस दोनों को जोड़ दोगे तो ये तो एनोड का रिएक्शन था, एनोड ये था कैथोड का रिएक्शन, और दोनों को जोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा
और नेट सेल रिएक्शन लिखते समय जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं एनोड और कैथोड पर, वही नेट सेल का n फैक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने के बाद बचा तुम्हारे पास Zn प्लस कॉपर प्लस 2, एंड Zn प्लस 2 प्लस कॉपर, तो ये तुम्हारा n फैक्टर तो निकल गया। n फैक्टर हो गया कितना बताओ? 2, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए। लॉग Q, अब Q पर बात आकर रुक गया कि Q कैसे निकालेंगे, फिर तुम्हें Q निकालना पड़ेगा। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर देखते हैं Q कैसे निकालेंगे। चलो देखो, Q निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, फिर से यही रिएक्शन पे ध्यान देना है, नेट रिएक्शन पर। तो देखो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला रिएक्शन मिटा देते हैं, ये वाला जो रिएक्शन लिखे हैं एनोड कैथोड पर अलग अलग, उसको मिटा दे रहे हैं और नेट रिएक्शन को देख करके Q लिखने का कोशिश करते हैं। तो Q कितना होगा बताओ? Q होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि Zn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन। तुम बोलोगे प्रोडक्ट में तो कॉपर भी है और रिएक्टेंट में जिंक भी है, तो ये जो कॉपर है ये सॉलिड स्टेट में था बच्चों, याद आ रहा है? ये जिंक भी सॉलिड स्टेट में था। तो कॉपर और जिंक सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड कंपोनेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कोएफिशिएंट के एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं करता है। तो यहां से चलो Zn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन देखो दिया हुआ है क्या, 0.01 मोलर डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस 2 का 0.1। इधर मोलर भी लिखने का जरूरत नहीं है, हमने बोला था रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते समय यूनिट मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें यूनिट कभी चेंज किया ही नहीं जा सकता है। जितने भी कॉन्सेंट्रेशन है सबका यूनिट मोलर होगा, और जितने भी पार्शियल प्रेशर्स होंगे सबका यूनिट बार होगा या फिर एटीएम होगा। ठीक है, 1 बार इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एटीएम। आइडियली यूनिट तो बार होता है, लेकिन एटीएम भी अगर दिया रहे तो एज इट इज रख सकते हैं हम लोग। चलो तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 टू द पावर -1। अब वैल्यू रख दो इधर Q का, log Q 10 टू द पावर -1 हो गया सॉल्व। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, x वोल्ट माइनस ये जो वैल्यू आया ये किस में आया, ये भी वोल्टेज में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ ऐसा यूनिट यूज किया है। देखो log के अंदर Q जब निकालते हैं वहां पर ऐसा यूनिट यूज नहीं करते हैं, लेकिन log Q ये जो पूरा वैल्यू है, ये जो आउटपुट देता है सिर्फ एक नंबर आउटपुट देता है बच्चों, ध्यान देना। तो log Q एक नंबर देता है, और इधर जितना है ना, इस यहां पर जो 0.06 है इसके अंदर सब कुछ ऐसा यूनिट यूज किया हुआ है, इसीलिए आंसर अपने आप वोल्ट में आएगा। कितना आएगा बताओ? तो ये माइनस हो गया, ये -1 log x टू द पावर a, ये बाहर आ जाता है log के, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0.06/2 कितना हो गया, ये हो गया 0.03, और log 10 कितना हो गया, log 10 हो गया 1। तो आगे देखो क्या आंसर आएगा, इतना राइट साइड में भी यूनिट क्या है, राइट साइड का भी यूनिट है वोल्ट। तो ये हो गया x, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, log 10 1 हो गया, x प्लस 0.03 वोल्ट। ये हो गया तुम्हारा आंसर बच्चों। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रिएक्शन लिखना है एनोड कैथोड का। रिएक्शन लिखोगे तो n पता चल जाएगा, n फैक्टर, ये जो n फैक्टर है, और रिएक्शन ही लिखोगे तो तुम्हें Q पता चल जाएगा, और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। कोई दिक्कत बच्चों? चलो एक बात पूछते हैं, अगर तुम सॉल्व कर लियो कि 298 केल्विन जो टेम्परेचर दिया हुआ है इसका कहां यूज हुआ। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया होता, 398 लिख दिया होता, तो भी क्या सेम आंसर लाते? बताओ एक बार। तो अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया होता तो आंसर तुम्हारा कुछ और हो सकता था। इसका मतलब इस टेम्परेचर का कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना, कहां यूज है बताओ। तो देखो ये जो वैल्यू है 0.06/2 या 0.06, ये वैल्यू लॉग के पहले जो एक्चुअल इक्वेशन होता है उसमें होता है -2.303 RT/NF। तो R इंटू टी बाय एफ, R इंटू टी बाय एफ, ये सब मल्टीप्लाई होकर के फाइनली 0.06 आंसर आता है, जब उसमें तुम T का वैल्यू 298 केल्विन रखते हो। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में 298 केल्विन दिया जाए तब तुम्हें कुछ नहीं सोचना है,
डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है। टेम्परेचर अगर चेंज कर दिया तो यहां पर 0.06 वैल्यू नहीं रख सकते हो, क्या रखोगे? R इंटू टी बाय एन एफ, यानी एन फैक्टर इंटू कैपिटल एफ, जो कि 96500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। कैलकुलेट ई सेल ऑफ, एक सेल रिप्रेजेंट किया हुआ है, Zn सॉलिड से बन गया Zn प्लस 2 0.1 मोलर सॉल्ट ब्रिज, कॉपर प्लस 2 0.01 मोलर कॉपर सॉलिड। कैलकुलेट ई सेल इफ ई नॉट Zn प्लस 2 Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट एंड ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट एट 298 केल्विन। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये तुम्हें सॉल्व करना है। एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने अभी जस्ट सॉल्व किया था, थोड़ा सा चेंज किया हमने। सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। चलो उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व किया होगा। अब हम जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तुम एक बार मैच कराओ, क्या तुम भी ऐसे ही सॉल्व किए हो सकता है तुम अलग तरीके से सॉल्व किए होगे, कोई बात नहीं। आंसर देखना कि क्या हम दोनों का सेम आ रहा है। चलो, तो हमें पता है कि हमें नेक्स्ट इक्वेशन यूज करना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.06 बाय एन एफ लॉग क्यू। दैट्स ऑल। यही इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और पूरा कहानी अटक जाता है क्यू निकालने पर या फिर एनएफ निकालने पर। और ये दोनों एक ही जगह से पता चलता है, कब? जब तुम रिएक्शन लिखते हो। फिर से चलो हम रिएक्शन लिखते हैं। Zn से बन गया, Zn सॉलिड से बन गया। एनोड पर देखो क्या बन रहा है, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से बन गया कॉपर सॉलिड। और दोनों को जोड़ते हैं, ये एनोड का रिएक्शन है, ये कैथोड का रिएक्शन है। ठीक है, देखो एक बच्चा एक बार पूछा कि सर बैटरी से एसी कैसे चलता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से एसी कैसे चलता है? तो बोले देखो ऐसे ही, ये एनोड का रिएक्शन ए हो गया और एक कैथोड का रिएक्शन सी हो गया। तो ये दोनों रिएक्शन अगर हो रहा होगा तो ए भी चल रहा होगा, सी भी चल रहा होगा, और इस तरीके से दोनों रिएक्शन जब मिल के होता है तो एसी चल रहा होता है। Zn सॉलिड, पता नहीं तुम लोगों को मेरे बात पर विश्वास हो रहा है या नहीं, पर हम सही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। Zn सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 और Zn प्लस 2 प्लस कॉपर सॉलिड, ये नेट रिएक्शन है बच्चों। नेट रिएक्शन के लिए चलो क्यू निकाला जाए तो क्यू क्या होगा बताओ? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में देखो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन दिखाना नहीं तुम्हें, सिर्फ जिंक का लेना है। क्यों? सिंपल बात है, वो सॉलिड कंपोनेंट है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कोसेंट के एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं करता है। और रिएक्टेंट में तुम्हें जिंक नहीं दिखाना है, सिर्फ कॉपर प्लस 2 दिखाना है। कॉपर प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन दिखाना है, और यहां से दिस इज इक्वल टू Zn प्लस 2 बाय कॉपर प्लस 2। Zn प्लस 2 कितना है? Zn प्लस 2 है 0.1 मोलर। कॉपर प्लस 2 कितना है? ये है 0.01 मोलर। अब देखो एक चीज हम मिटा रहे हैं, क्या मिटा रहे हैं? मोलर मिटा रहे हैं। हम बता रहे हैं क्यू लिखते समय तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है, अननेसेसरी बर्डन है तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। हम नहीं चाहते तुम लॉकडाउन के टाइम में घर में बैठ करके इतना अननेसेसरी बर्डन झेलते रहो, है कि नहीं।
आराम से लेक्चर अटेंड करो, पढ़ाई करो, और क्या। तो यहां से कितना आ गया वैल्यू, देखो ये आ गया 10⁻1, ये तुम्हारा Q का वैल्यू आ गया। या तुम 10 बोल सकते हो डायरेक्टली, 10⁻1 क्या 10 बोल दो। NF बताओ, N फैक्टर कितना है, तो जितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ है जब तुम एनोड कैथोड को जोड़े हो, तो N फैक्टर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, N फैक्टर इज इक्वल टू 2। अब हमें बस वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करते हैं, चलो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल। अच्छा E नॉट सेल तो पता ही नहीं है, कैसे निकलेगा E नॉट सेल। तो E नॉट सेल निकालने का पहले ही हमने एक तरीका ढूंढ लिया है। कौन सा तरीका बताओ तो। E नॉट सेल होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। याद आ रहा है? तो पहले जो फॉर्मूला पढ़े थे उसको भी यूज कर लेना है ना, इसको बचा के थोड़ी ना रखना है घर में। चलो ठीक है, माइनस 0.06 बाय NF हो गया 2 log Q log 10। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। E नोट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड पे कौन है, कॉपर है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, देखो कितना है 0.34 वोल्ट, 0.34 माइनस, और इनोट एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.76, और यूनिट क्या है, इस सब का यूनिट होने वाला है वोल्ट, तो इसीलिए यूनिट सबका लास्ट में एक साथ वोल्ट लिख देंगे, ठीक है। और माइनस ये कितना है, ये log 10 हो गया 1, 0.06 बाय 2 0.03, और फाइनली सबका यूनिट हम लिख देते हैं वोल्ट। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 0.34, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 0.76, तो हो गया 1.1 माइनस 0.03, या तुम बोलोगे 1.10 माइनस 0.03, तो ये फाइनली आंसर कितना आ गया, तो ये आ गया 1.0 और 7, ये आ गया तुम्हारा आंसर 1.07 वोल्ट। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग अलग अलग कंडीशंस में नर्स्ट इक्वेशन को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। और बच्चों तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि 90% जो क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस एडवांस वगैरह में, वो नर्स्ट इक्वेशन से आते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाए, पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलो एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। 0.01 मोलर, और यहां है Zn+2 0.1 मोलर, और ये हो गया Zn सॉलिड, ठीक है, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। देखो टेम्परेचर मेंशन नहीं भी रहता है कई बार, लेकिन मेंशन करना चाहिए आइडियली, क्योंकि जो फॉर्मूला में 0.06 आता है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 बाय NF, वो जो 0.06 वैल्यू आया है वो कहाँ से आता है, तो उसमें 298 केल्विन यूज हुआ रहता है पहले से। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गया है क्या, दोनों जगह हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिख दिया, ये कैसा, एक साइड कॉपर लिखना था ना। नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है क्वेश्चन में, दोनों जगह जिंक का ही इलेक्ट्रोड है। तो अंतर है क्या दोनों इलेक्ट्रोड में कुछ, हाँ अंतर है। एक जगह जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। ये ऐसा समझो कि एक ही मेटल के दोनों इलेक्ट्रोड ले लिए। अब दो बातें हो सकती है, अगर दोनों इलेक्ट्रोड एग्जैक्टली सेम है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा अपना अपना। तो जब तुम, ये भी मान लो 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, जब तुम वायर कनेक्ट करोगे तो करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। कोई दिक्कत, तो पोटेंशियल का डिफरेंस अगर नहीं रहेगा तो करंट फ्लो करेगा नहीं,
यानी नेट वोल्टेज 0 मिल जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस इस दोनों के बीच का 0 मिलेगा तुम्हें। लेकिन रॉड तो सेम है, दोनों जगह जिंक है, थोड़ा सा अंतर भी है, ये दोनों इलेक्ट्रोड सेम नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि एक जगह लेफ्ट साइड में देखो, एनोड पर जो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.01 मोलर है, और जो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है। तो इसका मतलब एनोड कैथोड का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? एनोड कैथोड का पोटेंशियल क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, और कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो ये दोनों का पोटेंशियल अगर सेम नहीं होगा तो बैटरी तो बनाया जा सकता है। यानी कि अगर सेम रॉड वाले दो इलेक्ट्रोड को, जिंक के ही दो इलेक्ट्रोड को अगर जोड़ दिया जाए वायर से, और दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नीचे में कंटेनर के अंदर अलग अलग है, तो अगर पोटेंशियल सेम नहीं है, मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो करंट तो फ्लो कर जाएगा ना। यानी ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, तो नेट 5 वोल्ट का डिफरेंस मिल जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 मिलेगा हमें। तो एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। चलो, हम उम्मीद करते हैं तुमने ट्राई किया होगा। अब हम भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बना ही देंगे एक ही बार में, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हम भी गलत हो जाए, तो तुम लोग सुधार देना हमें भी। चलो, तो क्या है हमारे पास, तो हमको एक ही बात समझ में आता है कि भाई सेल का पोटेंशियल पूछा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह कुछ कुछ दिया है, तो इतना देख करके हमको एक बात समझ में आता है कि भाई नस्ट इक्वेशन लगाना है। नस्ट साहब ने इतना मेहनत किया ना, तो हमें तो उसका फायदा उठाना पड़ेगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन फैक्टर लॉग क्यू। चलो, यहां तक तो बड़ा आसान काम था, ये समझ में आना कि नस्ट इक्वेशन लगाना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो सबसे पहला परेशानी आएगा एनएफ निकालने का और क्यू निकालने का, और उसके लिए हमने बोला रिएक्शन लिख दो, बात खत्म है। चलो रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पर रिएक्शन है, Zn सॉलिड से बन रहा है Zn+2 इलेक्ट्रॉन। एनोड का रिएक्शन हो गया। कैथोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन है Zn+2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है? Zn सॉलिड बन रहा है। अरे, कैथोड का रिएक्शन भी सेम है। अब जब दोनों को जोड़ करके नेट सेल रिएक्शन लिखना है, ये है देखो एनोड का रिएक्शन, ये है कैथोड का रिएक्शन। नेट लिखा जाए क्या? नेट सेल रिएक्शन। तो देखो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, यानी कि NF कितना हो गया? NF हो गया 2। अच्छा, जिंक सॉलिड इधर भी है, जिंक सॉलिड इधर भी है, इसको भी लिखने का जरूरत नहीं है। Zn+2 इधर भी है, Zn+2 इधर भी है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है क्या? बताओ। तो बचा क्या रिएक्शन? भाई रिएक्शन चल ही नहीं रहा, तो सेल का पोटेंशियल कहां से आएगा? भाई तुमने दो चीजों को कनेक्ट किया है, दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, नेट रिएक्शन है ही नहीं। तो जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो भाई एनर्जी कहां से जनरेट होगा? वोल्टेज कहां से जनरेट होगा? इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होगा? तो रिएक्शन देखो हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो इस दोनों को तुम कैंसिल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग है। देखो, ये है तुम्हारा एनोड वाला वैल्यू और ये है कैथोड वाला वैल्यू, और एनोड वाला जो वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो है 0.01 मोलर, और जो कैथोड वाला कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.1 मोलर अंतर है। तो नेट रिएक्शन तुम्हारा क्या है? नेट रिएक्शन है Zn+2 एट कैथोड से बन रहा है Zn+2 एट एनोड। अच्छा, ये दोनों अगर बराबर हो जाता, एनोड कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन जो जिंक+2 का है वो बराबर हो जाता, तो कोई रिएक्शन नहीं होता। कोई रिएक्शन नहीं होता तो कोई पोटेंशियल नहीं मिलता, और लॉजिकली भी है नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरे भाई, जब तुम यहां ये इलेक्ट्रोड पूरा का पूरा और ये इलेक्ट्रोड पूरा का पूरा अगर तुमने सेम कर दिया है, एग्जैक्टली दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड हैं, तो दोनों का जो पोटेंशियल बराबर होगा, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, तो करंट फ्लो कैसे करेगा? ठीक है ना? तो देखो, नेट रिएक्शन क्या है कि एनोड पर जो जिंक+2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे खर्च होगा, कम होगा, और कैथोड पर जो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट जैसा लग रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे खर्च होगा, कम होगा, और एनोड पर Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा।
कोई दिक्कत? चलो अब यहां से देखो NF तो निकल चुका है, अब निकालने की बारी है Q की। तो Q है Zn+2 at anode by Zn+2 at cathode एंड एनोड का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 डिवाइडेड बाय कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। मोलारिटी तो लिखना है नहीं, वो हमने तुम्हें पहले ही बोल दिया है। तो एनोड का कॉन्सेंट्रेशन था 0.01, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, तो फाइनल आंसर आ गया 10⁻⁻1। कोई दिक्कत? 10⁻⁻1 बोलो या 1/10 बोलो या इसको 0.1 बोलो, जो भी बोलना है बोलो तुम। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये इक्वेशन यूज करना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अच्छा, ई नॉट का भी परेशानी आ गया यार, ई नॉट सेल कहां से निकालेंगे? तो ई नॉट सेल मतलब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड का आरपी 0.06 बाय NF हो गया 2 log Q। Q क्या है? Q है 0.1 या 10⁻⁻1 बोल दो, 10⁻⁻1। चलो आगे बढ़ते हैं। इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड। इनोट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। कैथोड पर अगर तुम स्टैंडर्ड कंडीशन लो तो यानी कि कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा 1 मोलर। एनोड पर अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लो तो भी रखना पड़ेगा 1 मोलर। तो जब दोनों जगह तुम कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कर दोगे तो दोनों तो सेम हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड तो सेम ही है। देखो ये है जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ये भी है जिंक इलेक्ट्रोड का, क्योंकि एनोड कैथोड दोनों जगह जिंक इलेक्ट्रोड ही है, तो ये भी है जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कोई दिक्कत? उसको सिंबल में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ई नॉट Zn+2 से Zn कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट Zn+2 से Zn एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों तो सेम ही है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेम ही इलेक्ट्रोड है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 0 और ये माइनस कितना आ गया? देखो ये 10⁻⁻1, तो -1 इधर आ गया और ये हो गया log 10 हो गया 1 और 0.03 इंटू log 10 हो गया 1, तो ये वैल्यू आ गया तुम्हारा 0 माइनस, और ये जो माइनस है, चलो ठीक है, इस पूरे को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूरे को मल्टीप्लाई करो तो जाएगा -0.03 और इतना वोल्टेज आंसर आया और यहां से आ गया 0.03 वोल्ट आंसर फाइनल। कोई दिक्कत बच्चों? लिख लो इतना, आंसर तुम्हारा आ गया 0.03 वोल्ट। नोट करके एक बात लिखोगे यहां पर, इतना लिखने के बाद the above type of cell which utilizes same electrode at anode and cathode, which utilizes same electrode at anode and cathode, which utilizes same electrode at anode and cathode, anode और cathode पर same electrode, are called concentration cell, are called concentration cell। concentration cell का मतलब दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, सिर्फ आयंस के कॉन्सेंट्रेशन में अंतर है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। इंटरनेट पर यह वर्ड मत सर्च करना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल इतिहास में भी इस वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, वो अभी हम तुम्हें नहीं बताने जा रहे हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेल या कॉन्सेंट्रेशन कैंप
एक वर्ड है जिससे जुड़ा बहुत पुराना इतिहास है, ह्यूमैनिटी के प्रति जो क्रूरता, जो क्रूएलिटी था, उस चीज को बयां करता है ये। इसलिए इंटरनेट पे इसको सर्च मत करना, हम बता दिए तुम्हें, इतना सफिशिएंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ऐसे सेल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, जहां पर इलेक्ट्रोड सेम है, बस कॉन्सेंट्रेशन का अंतर है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन सेल का इनोड सेल 0 होता है, लिख लो, इनोड सेल क्या होता है? 0, क्योंकि एनोड कैथोड दोनों पर स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेम ही पोटेंशियल रहेगा। लिख लो, फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल ई नॉट सेल इक्वल टू 0, फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल ई नॉट सेल इक्वल टू 0, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चलो दूसरा पॉइंट बताते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल का पोटेंशियल नेगेटिव आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। देखो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, यहां से यहां तक टर्म हो गया 0। अब तुम सोचो कि 0 माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 ये 0 हो गया, इसके आगे एक माइनस लगा हुआ है, कोई दिक्कत? इतना तक तुम छुपा लो, चलो हम इतना तक छुपा दे रहे हैं। 0 ये वाला टर्म हो गया 0, ये माइनस लगा हुआ है, इतना छुप गया। अब बताओ इधर एक माइनस लगा हुआ है, अब ये जो टर्म है, इस टर्म का वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं होगा और ये वाले माइनस से ये नेगेटिव मल्टीप्लाई नहीं होगा तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा नहीं। तो ये जो टर्म है, इस टर्म को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी पोटेंशियल, ये जो पूरा टर्म है इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। ये टर्म नेगेटिव होगा और पहले से एक नेगेटिव है, तो मिल करके नेट सेल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। वही देखो हुआ है यहां पर, कैसे हुआ है वो देखो। तो ये टर्म 0 हो गया है, तो इसको चलो हम मिटा ही दे रहे हैं, जो 0 हो गया उसको मिटा दे रहे हैं ताकि क्लैरिटी रहे। ये मिट गया, जो 0 है उसको लिखने से क्या फायदा? दिस इज इक्वल टू, चलो ये एक नेगेटिव आगे में लगा हुआ है। अगर तुम सोचो कि लॉग का जो वैल्यू, लॉग का वैल्यू कितना हुआ है? लॉग 10 हो गया 1, तो 1 को भी मिटा दे रहे हैं, उसको भी मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा तो है नहीं। तो log 10 हो गया 1 और -1, 10 का पावर जो -1 था वो आगे आके मल्टीप्लाई हुआ था, कोई दिक्कत? तो ये -1 अगर यहां पे मल्टीप्लाई नहीं होता तो नेट वैल्यू, तुम सोचो ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो नेट वैल्यू क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता, तो ये सेल फिजिबल नहीं होता। तो यानी कि log का जो नेट वैल्यू है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, log Q को नेगेटिव होना पड़ेगा फॉर फिजिबल कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्क मतलब कॉन्सेंट्रेशन, फॉर फिजिबल कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा? log Q का वैल्यू होना पड़ेगा नेगेटिव, लेस देन 0। पहला पॉइंट लिखे होगे ई नॉट सेल इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट है फॉर फिजिबल कॉन्सेंट्रेशन सेल log Q लेस देन 0। log Q लेस देन 0 कब होता है? log के अंदर 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 से बड़ा रखोगे तो log का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, जैसे log 10 आ जाएगा 1, log 100 आ जाएगा 2, log 1 0, और 1 से छोटा अगर तुम रखे log के अंदर इधर तो क्या आ जाएगा? 1 से छोटा वैल्यू रखे तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि Q शुड बी लेस देन 1। चलो मिटा देते हैं इसको बच्चों। फॉर अ फिजिबल कॉन्सेंट्रेशन सेल log Q लेस देन 0, और क्या बोलोगे? log Q लेस देन 0 का मतलब हुआ Q लेस देन 1, रिएक्शन कोएफिशिएंट लेस देन 1 होना चाहिए। किसके लिए? फिजिबल कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए। और इसका क्या मतलब हुआ? और इसका मतलब हुआ, देखो Q क्या है? Q है एनोड का कॉन्सेंट्रेशन बाय कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। Q को लेस देन 1 होना चाहिए, कब? जब कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एट कैथोड, कैथोड पर जो आयन है शुड बी ग्रेटर देन, ये ज्यादा होगा तब Q लेस देन 1 होगा, शुड बी ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एट एनोड, एनोड से ज्यादा होगा। ये तो हम तुम्हें बता रहे हैं अलग अलग केस, लेकिन मेन बात क्या है? मेन ये log Q लेस देन 0 या फिर Q लेस देन 1, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बस हम समझा दे रहे हैं और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में। मेन पॉइंट क्या है? Q लेस देन 1, ये हमेशा ध्यान रखोगे।
कॉन्सेंट्रेशन सेल का रिएक्शन कोसेंट लेस देन 1 रहना चाहिए। कोई दिक्कत? जैसे ही 1 हो जाएगा, रिएक्शन कोसेंट 1 होने का मतलब क्या है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो सेल में कोई अंतर रहेगा ही नहीं, नेट पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो लेस देन 1 रहना चाहिए। कोई बात? अब देखो और एक बात है लिखने को कि कैथोड पर धीरे धीरे जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा और एनोड पर धीरे धीरे जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट जैसा है जो खर्च होगा, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट जैसा है जो बढ़ेगा। तो क्या होगा कि कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में कितना रहेगा, ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? शुरुआत में ज्यादा रहेगा। देखो कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड ग्रेटर है, तो देखो ये है कैथोड, इधर कैथोड लिखते हैं, इधर एनोड। तो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन पहले ज्यादा है, एनोड का कम है। देखो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एनोड का कम है। तो क्या होता है, धीरे धीरे कैथोड कॉन्सेंट्रेशन घटता है और एनोड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और जब बराबर हो जाता है बैटरी बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, काम करना बंद कर दिया है, पोटेंशियल 0 हो गया है। फिर से सुनो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड पहले ज्यादा होगा, एनोड पे कम होगा। कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, एनोड का बढ़ेगा, और एक टाइम पर आकर के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आज हम लोग एक नया बात पढ़े थे कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में। इसके आगे का कहानी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।